वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को, पंडितों को बसाने की। आज यूपी में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो एक देश में दो पैमाने नहीं चल सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन होगा, क्योंकि मैं कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आपके नेता गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इनके पोस्टर लगते हैं साउथ एक्स में कि इन्होंने कोरोना को भगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमसे थाली पिटवाए, दिए जलाए, तब 15,000 लोग कोरोना से पीड़ित थे, आज 15 लाख से ऊपर है। तो जवाब यहीं पे मैं क्यों बोलूं कि आप सही या गलत हैं? आप कहते हैं ना आंकड़े बताते हैं, तो आंकड़े ही बताएंगे। कश्मीर के जितने नेताओं को आपने पीएसए के अंतर्गत बंद कर रखा है, उमर अब्दुल्ला हमारे युवा साथी हैं, आप उनको नज़रबंद करते हैं। आखिर 1 साल से ज़्यादा क्यों बंद कर रहे हैं भाई? क्या वो आतंकवादी हैं? उनका जुर्म क्या है? आज अखिल गोगोई, वो तो हिंदू हैं, आप उनको बंद कर देते हैं, वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं। आज डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने गोरखपुर में इतने लोगों को चमकी बुखार से बचाया, उन्होंने अपनी भावना शेयर किया, आपने जेल में डाल दिया। आज उनकी जमानत नहीं होती। इलाहाबाद में 14 तारीख की डेट होती है डॉक्टर कफील खान के लिए, तो तुरंत ऑर्डर आ जाता है कि 14 और 15 को सैनिटाइज होगा, ताकि उस दिन तारीख ना पड़े, ताकि उस दिन जज ना आए। क्या ये इंसाफ है? अगर आपको बात करनी है, एक मंच से आपके नेता भागे थे, मेरे मंच से, याद होगा आप लोगों को। हर मंच से भागना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। सबसे ज़्यादा क्राइम का रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश में। पत्रकार की हत्या होती है, बलात्कार की घटना होती है। ये जो जगह है, ये बहुत ही पवित्र जगह है, जामा मस्जिद, बेहद पवित्र जगह। हमारे यहाँ हर मंदिर, हर मस्जिद जो है, हर गिरजाघर जो है, हर गुरुद्वारा पवित्र होता है। लेकिन आप लोगों ने हमें बांटने का लगातार काम किया। अनुराग ठाकुर जी ने इसी दिल्ली के मंच से बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो। भाई एक बार आके बता तो दो कि देश का गद्दार कौन है और तुम कौन हो गोली मारने वाले। भाई और बहनों, कोरोना काल से हम बीत रहे हैं, देश जाग रहा है बहुत सारी चीज़ों का। मैं यहाँ आज आप लोगों के बीच अपनी एक कैंपेन, सेव इंडिया कैंपेन के लिए हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने जामा मस्जिद को इसलिए चुना क्योंकि एक बहुत ही पाक जगह, एक नायाब जगह है और जहाँ से सारे धर्म, सारे जातियों के लोग आते हैं। और जंतर मंतर की परमिशन थी, पर चूंकि उन लोगों ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो मुझे लगा आसपास में 10:45 में आप लोगों के साथ मुझे लाइव आना था। तो बताना चाहूँगा, सेव इंडिया आंदोलन जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो कश्मीर से शुरू कर रहा हूँ। कश्मीर से, और कश्मीर से इसलिए क्योंकि कश्मीर जो हमारा सर है, और सर से लेके पैर तक यानी कि कन्याकुमारी तक मैं जाऊँगा। और आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का मेरा सफ़र देश के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न राज्यों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम मुझसे मिल चुके हैं और ज़्यादातर बहुत अच्छे से स्वागत भी करते हैं मेरे आंदोलन का। और मेरा आंदोलन बेसिकली कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक नहीं होता। मैं सामाजिक मुद्दों पे बात करता हूँ, मैं बैड गवर्नेंस के ऊपर बात करता हूँ। और बताना चाहूँगा भाई और बहनों कि आप इस बात को देखें कि सेव इंडिया के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने एक बात कही थी कि हमने 370 हटाया, तो मैं 370 का जो असर है उस असर को देखने के लिए जा रहा हूँ श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में मैं ये जो यात्रा शुरू कर रहा हूँ वो श्रीनगर से शुरू कर रहा हूँ। हज़रत बल और शंकराचार्य का आदि मंदिर से दोनों ही सफ़र में करूँगा। अवंतीपुरा और अनंतनाग, पुंछ, दोडा, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोगों की, वहाँ के जो घोड़े वालों की समस्या है, वहाँ के जो टूर ऑपरेटर्स की समस्या है, जो दल झील पे जितने भी शिकारा वालों की समस्या है, वो मैं आपको शेयर करने वाला और बताने वाला हूँ कि सरकार ने जितने भी कार्यक्रम किए अब तक, और उन्होंने जो बताया पिछले 5 अगस्त को उन्होंने ये किया था और 5 अगस्त में ये राम जन्मभूमि का किया। अयोध्या का सफ़र भी मैं करूँगा, लेकिन शुरुआत अगले हफ्ते फ्राइडे से कश्मीर का मैं शुरू कर रहा हूँ। सेव इंडिया कैंपेन आप सबको जोड़ने की कैंपेन है। आप सबको जोड़ने का कैंपेन इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें विभिन्न मुद्दों से अलग किया जा रहा है। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी राम जन्मभूमि। यहाँ कोई भारत की बात नहीं करता, यहाँ अलग अलग जाति की बात करता है। भाई और बहनों, सेव इंडिया भारतीयों की बात है, ताकि हमारे देश के जितने नागरिक हैं वो बटे नहीं। हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा था, 2 करोड़ नौकरी की, आज की डेट में 15 करोड़ नौकरियां जा चुकी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारे देश में जितने भी रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो उद्योग के लोग हैं, जो 4 महीने से अपने घर बैठे रहे, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। वित्त मंत्री जी आती हैं, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वायरल है और देश विदेश में इसके ऊपर कैंपेन चल रहा है। भाई और बहनों, ये भी आपसे कहना चाहूँगा, निर्मला जी ने आज तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे साथ जो लीगल टीम है, और मैं खुद एक लीगल प्रोफेशन से बिलीव करता हूँ। जब मैं यहाँ भी आया था, जंतर मंतर के ऑफिशियल एप्लीकेशन दे के डीसीपी साहब से बाकायदा परमिशन लेकर आया हूँ और कागज़ मेरे पास आज है, मौके पे है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रेबल आप यहाँ पे ना आए,
क्योंकि पॉलिटिकली हम पे प्रेशर रहता है। तो मुझे लगा कि भाई 10:45 का टाइम है, ज़्यादा दूर में जा नहीं सकता, तो क्यों ना जामा मस्जिद से शुरुआत की जाए। ये एक ऐतिहासिक स्थल है और हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान और धरोहर है। और विभिन्न भाई जो मेरे साथ आप युवा साथी देख रहे हैं, ये कोई मेरे पार्टी के समर्थक नहीं, क्योंकि मैं कोई पार्टी का परिचय नहीं हूँ अफसर, ये कोई पार्टी के परिचय नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरी बात एक और है, जब आप सेव इंडिया कैंपेन में जुड़ते हैं तो आप इसके हर जगह की समस्याओं को देखें और लाइव में कमेंट्स को देखें और फिर मुझे सूचित करें। पामपोर जहाँ केसर की खेती होती है जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक ही जगह होती है, वहाँ पे एक कॉलेज है ग्रीन वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन और वहाँ के डायरेक्टर है डॉक्टर अब्दुल रहमान खादिम। उनका मोबाइल नंबर है 9419007386। मैं रिपीट करूँगा 9419007386। मेरे पामपोर अनंतनाग अवंतीपुरा का जो यात्रा होगा जम्मू कश्मीर में, उनके बारे में आप खादिम साहब से संपर्क कर सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नेता लोग जाते नहीं है, नहीं जाते, लेकिन हम लोग यूथ बागी हैं। मैंने हमेशा बोला मैं बागी श्रद्धानंद नहीं कि रेबल, और रेबल को सरकार पसंद नहीं करते। मैंने सांबित पात्रा जी से, निर्मला सीतारमन जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कई सवाल किए, उनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। वो बात करते हैं जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को, पंडितों को बसाने की, आज यूपी में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो एक देश में दो पैमाने नहीं चल सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन होगा, क्योंकि मैं कभी भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आपके नेता गृह मंत्री जी अमित शाह जी, इनके पोस्टर लगते हैं साउथ एक्स में कि इन्होंने कोरोना को भगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमसे थाली पिटवाए, दिए जलाए, तब 15,000 लोग कोरोना से पीड़ित थे, आज 15 लाख से ऊपर है। तो जवाब यहीं पे मैं क्यों बोलूं कि आप सही या गलत हैं। आप कहते हैं ना आंकड़े बताते हैं, तो आंकड़े ही बताएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया कि आप सड़क पे आइए। आपको हमने सड़क से संसद तक भेजा था। मैं आपसे वादा करता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको दोबारा संसद से सड़क तक लाया जाएगा। ये जनता की आवाज़ है, कोई निजी आवाज़ नहीं है। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे आपकी तारीफ की जाएगी, लेकिन बशर्ते कि आप अच्छा कार्य करें। आप जब से राजकाल में आए, जब से आप गवर्नेंस में आए, लोग विखंडित हुए, लोगों की नौकरी गई है, लोगों पे गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं। विभिन्न संगठन, आज देखिए डॉक्टर कफील खान, उनके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे संगठन के लोग इलाहाबाद में उनका केस लड़ रहे हैं। मेरी मिसेज, वो भी लॉ प्रोफेशन से, वो उनके केस को असिस्ट भी करने के लिए तैयार हैं। अखिल गोगोई जो असम के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, किसानों के एक्टिविस्ट, आज उन पे आप NSA लगा देते हैं। मैं लॉ प्रोफेशन से हूं, तो बीजेपी के किसी अधिकारी का पावर नहीं है कि मुझे जेल में भेज दे, क्योंकि कानून का जवाब तो कानून से देंगे ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट है। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बहन फौजिया राणा, जो कि मुनव्वर राणा की बेटी और मेरी साथी हैं, जब आप उन पे मुकदमा दर्ज करते हैं तो मुझे दुख होता है। आप उनके पोस्टर लगाते हैं लोगों के कि इन लोगों के ऊपर पैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपको अधिकार नहीं है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? भाई और बहनों, आज की आवाज़ केवल सेव इंडिया के लिए। मेरा फेसबुक पेज रेबल सदानंद पति, आप गूगल पे केवल रेबल बोलें, आपको अपना बेटा, अपना भाई आपको गूगल पे नजर आएगा। और मैं कोई संगठन नहीं चलाता, मैं एक MSME संगठन चलाता हूं, कोई राजनीतिक दल का आदमी नहीं हूं मैं। अगर कांग्रेस का नेता काम करेगा तो उसकी तारीफ होगी, नहीं करेगा तो उसकी भी पोल खोली जाएगी, चाहे बीजेपी का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो। हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है, हम RTI के थ्रू से लड़ते हैं। 1300 आर्टिकल फाइल किए मैंने, 1300 आर्टिकल, जिसमें मौजूदा जितने विधायक और सांसद हैं जिनको सरकार से ये फंड मिलता है, वो अपने क्षेत्र में कितना काम कर चुके हैं और कितना काम नहीं किया, और वो पेमेंट की क्या स्थिति है, उसको हर महीने में आप लोगों में पब्लिक करूंगा। आप मेरे पेज पे आके देख सकते हैं। लड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा, आज 9 करोड़ से ज़्यादा लोग मेरे संगठन को जोड़ चुके हैं, जो आप इंटरनेट में देख सकते हैं केवल 3 महीने में। और 5 सितंबर से अमेरिका के 2 और ऑस्ट्रेलिया के 3 जगहों पे मेरा कैंपेन शुरू हो रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, वैगन आर में चलता हूँ। आपके एक साथी ने बोला ये AC में बैठता है, तो मुझे एक बात बता दें, क्या AC की कीमत इतनी बड़ी है कि हम एक AC अफोर्ड नहीं कर सकते? भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, छोटी मोटी गाड़ी किस्तों में तो ले ही सकते हैं। आप लोग रेंज रोवर में चलते हैं, हम वैगन आर में चलते हैं। फ़र्क ये है, मैं सड़क पे चलता हूँ, बीच में लोगों में रहता हूँ। जितने भी भाई हैं, मैं इनको किसी को भी नहीं जानता, लेकिन ये मेरे भाई हैं, मैं ये जानता हूँ। गलत तो नहीं है भाइयों? गलत तो नहीं है जी। दूसरी एक बात और है, मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता। मैं इस मुल्क को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जानता, मैं इस मुल्क को भारत के नाम से जानता हूँ। यही नाम है ना हमारे मुल्क का। आज आप मुल्क का नाम बदलने में लगे हैं। आप इलाहाबाद को प्रयागराज कर देते हैं। भाई नाम बदलते रहिए, काम बदलें, काम करें।
काम करें। काम की बात होती है, अगर आप काम करेंगे आपको तारीफ मिलेगा। कोई भी जातिगत नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत नहीं है। मेरी कश्मीर की यात्रा, कश्मीर के जितने नेताओं को आपने पीएसए के अंतर्गत बंद कर रखा है, उमर अब्दुल्ला हमारे युवा साथी हैं, आप उनको नज़रबंद करते हैं। आखिर 1 साल से ज़्यादा क्यों बंद कर रहे हैं भाई? क्या वो आतंकवादी हैं? उनका जुर्म क्या है? आज अखिल गोगोई, वो तो हिंदू हैं, आप उनको बंद कर देते हैं, वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं। आज डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने गोरखपुर में इतने लोगों को चमकी बुखार से बचाया, उन्होंने अपनी भावना शेयर किया, आपने जेल में डाल दिया। आज उनकी जमानत नहीं होती। इलाहाबाद में 14 तारीख की डेट होती है डॉक्टर कफील खान के लिए, तो तुरंत ऑर्डर आ जाता है कि 14 और 15 को सैनिटाइज होगा, ताकि उस दिन तारीख ना पड़े, ताकि उस दिन जज ना आए। क्या ये इंसाफ है? अगर आपको बात करनी है, एक मंच से आपके नेता भागे थे, मेरे मंच से याद होगा आप लोगों को, हर मंच से भागना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात अनुरोध करूंगा, मेरे जितने भी साथी हैं और जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मोदी जी के परिवार में व्यक्तिगत कोई बुरा शब्द का इस्तेमाल ना करें, किसी भी नेता को गाली ना दें, क्योंकि इसी बात पे आपको जेल भेजेंगे। इन पे यही मुद्दे हैं। हम मुद्दों की लड़ाई करते हैं, हम मुद्दों के साथ आपके साथ आएंगे। दूसरी बात, आपने कितनी काम किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। सबसे ज़्यादा क्राइम का रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में है। पत्रकार की हत्या होती है, बलात्कार की घटना होती है। ये जो जगह है, ये बहुत ही पवित्र जगह है, जामा मस्जिद, बेहद पवित्र जगह। हमारे यहाँ हर मंदिर, हर मस्जिद जो है, हर गिरजाघर जो है, हर गुरुद्वारा पवित्र होता है। लेकिन आप लोगों ने हमें बांटने का लगातार काम किया। अनुराग ठाकुर जी ने इसी दिल्ली के मंच से बोला था, देश के गद्दारों को गोली मारो। भाई एक बार आके बता तो दो कि देश का गद्दार कौन है और तुम कौन हो गोली मारने वाले? क्या तुम कोई सरकारी तंत्र हो? क्या तुम लॉ विधान हो? तुम क्या हो भाई? गवर्नमेंट काउंसिल हो? और अमित शाह जी, हमेशा से मैं एक बात पूछता आया हूँ, आप लोगों ने बोला था अच्छे दिन आएंगे। भैया किसी को 15 लाख नहीं चाहिए, भूल जाइए, नहीं चाहिए। आपका बेटे ने तो कभी क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ा। आप गृह मंत्री, आपका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनता है और फिर आप बोलते हैं कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने परिवारवाद के ऊपर इतनी बातें की। माननीय रक्षा मंत्री का पुत्र भी विधायक, आपके ज़्यादातर विधायक के पुत्र विधायक, सांसद के पुत्र विधायक, तो परिवारवाद तो आप फैला रहे हैं। आप लोगों में हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। किसी हिंदू को आपको हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। इस देश में हिंदू के दिल में मुसलमान बसता है और मुसलमान के दिल में हिंदू। उसका ताज़ा उदाहरण एक ब्राह्मण आज जामा मस्जिद से अपनी शुरुआत कर रहा है। मैंने पहले भी आपसे बोला था, मेरी जो पहली 15 अगस्त की डिक्लेरेशन थी वो लखनऊ में थी और मुनव्वर राणा के साथ मिल के थी। और मुनव्वर राणा जैसे जो विश्व के सबसे बड़े शायर हैं, आपके पार्टी के लोग उन्हें भी गद्दार कह देते हैं। भाई इस देश में देशभक्त होने का पैमाना क्या है? कि हम बीजेपी का टी शर्ट पहन लें या हम आरएसएस का हाफ पैंट पहन लें तो ही हम देशभक्त हैं क्या? हामिद गुल ने कुर्बानी नहीं दी क्या? अशफाक उल्लाह खान ने कुर्बानी नहीं दी क्या? गुरु गोविंद सिंह ने कुर्बानी नहीं दी क्या? भगत सिंह ने नहीं दी क्या? अकेले केवल आप लोगों ने कुर्बानी दी है क्या? 2-4 लोगों का नाम हमें बताइए टेबल पे आके, जिन्होंने देश के पर गुलामी के दौरान कुर्बानी दे दी हो। बीजेपी के 2 नेताओं का नाम तो बताइए। लेकिन मैं आपको गिनाता हूं, आपने ट्रेन बेचा, आपने प्लेन बेचा, आपने हवाई जहाज बेची, आपने बीएसएनएल बेचा, आपने बीएचईएल बेचा, आपने मंदिर बेचना शुरू कर दिया, आपने लाल किले तक को लीज करना शुरू कर दिया। जिस लाल किले के ऊपर आप सवाल उठाते हैं, मेरे पीछे ये देखिए भाई और बहनों, लाल किला आप देखें अफसर जी, जिस लाल किले के लिए आपके पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को आप उसी लाल किले में तिरंगा फहराते हैं। एक काम कीजिए, अगर लाल किले से शिकायत है 2 नए बिल्डिंग बना लीजिए। भाई तिरंगा तो जहाँ है तिरंगा है, क्यों भाइयों? गलत तो नहीं है? देश तो हमारा एक ही है ना। या हमें कोई ये भी बताएगा कि देश कैसा होता है? आपसे पहले भी लोग देशभक्त रहे। आप एक काम करें, मैं कश्मीर में अगले फ्राइडे, ये जो शुक्रवार आ रहा है, मैं कश्मीर की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। आप जेल के दरवाजे खोलें। आपने चंद इतने दिनों में जो मुझे भी बैठाया थाने में, आपने बहन ऐमन रिजवी जो परसों मेरे साथ थी, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करती थी, उनके पैर के नाखून तक उखाड़े गए। बहन जी भी हमारे साथ हैं।